हेलो गाइस, वेलकम टू प्योर एनसीईआरटी क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7, दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। वी विल कवर इट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक and we will cover it line by line along with the explanation. I will let you know about some important questions that may be asked in different examination. So let's start with the introduction part. In the previous chapter you have learned how animals reproduce. हमने पिछले chapters में कि animals कैसे reproduce करते हैं उनके बारे में जाना. And it is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can produce. मतलब रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसे करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को एक स्टेज, एक मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचना पड़ता है, तभी उसके बाद रिप्रोडक्शन उसमें पॉसिबल होता है. वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज. तो क्यों जो है ह्यूमन है या फिर कोई अदर एनिमल है, कोई एक स्टेज के बाद ही वो एक ग्रोथ के बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. इस चैप्टर में इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे कि कैसे हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं. तो किस तरह के चेंजेस आते हैं जब कोई पर्सन रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाता है. चैप्टर 6 में आपने ये सीखा कि रिप्रोडक्शन हमने ये जाना कि हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जाना और वो कैसे उनके पार्ट्स के बारे में जाना. हेयर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक्स अ चाइल्ड ग्रो इनटू एडल्ट. और हम इस चैप्टर में हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे. हार्मोन्स जो वर्ड है, हो सकता है कि आपने इस जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, वो पहली बार ये वर्ड सुन रहे होंगे. तो इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट हार्मोन्स क्या रोल प्ले करता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं और जो जिसके रोल की वजह से, जिसके फंक्शनिंग की वजह से एक जो चाइल्ड है वो ग्रो करके एक एडल्ट में बदल जाता है. नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एडोलेसेंस एंड पुबर्टी. बूझो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. बूझो जो है वो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है. एंड आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट बूझो एंड पहेली बिगिन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं. पहेली स्टडीज इन ऑल एंड ऑल गर्ल्स स्कूल. पहेली एक गर्ल्स स्कूल में जाती है. एंड शी स्टार्टेड लाफिंग. शी रिमार्क्ड दैट मैनी बूझो स्कूल फ्रेंड होम शी मेट आफ्टर अ ईयर हैड सडनली शॉट अप इन हाइट. वो बोलती है कि मतलब वो जो क्योंकि बोझो जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जब ये पहेली जो है एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है और इसीलिए जब 1 साल के बाद उसने बोझो के फ्रेंड्स को देखा तो उनकी हाइट में ड्रास्टिक चेंज आ गया था. वो बहुत ज़्यादा वो उनकी हाइट ग्रो कर गई थी और उनकी वॉइस में भी चेंज आ गया था. उनके लुक और अपीयरेंस में चेंज उसने नोटिस किया. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. यानी उनके beard and mustaches grow कर गए थे. hair उसमें hairy lines हल्की हल्की वो आना शुरू हुए हैं उस समय, तो वो थोड़ा सा उसे वो funny लगा. Her mother explained that boys had grown up. उसकी माँ कहती हैं कि वो बड़े हो गए हैं, लड़के बड़े हो गए. ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न. जो हमारी ग्रोथ होती है बॉडी की, जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है तभी से उसकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है. और आई मस्ट से कि जो ग्रोथ है बच्चों की, जो हम जब वो बर्थ से पहले भी हमारी मदर के वॉम में भी वो ग्रो कर रहा होता है. ठीक है. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज़ अ सडन स्पर्ट इन द ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल. लेकिन 10 साल के बाद या फिर 11 साल के बाद बच्चों में जो ग्रोथ है वो एकदम से तेज़ी से होता है और जिसको हम बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं, जो कि आसानी से नोटिस हो जाता है. द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. और जो हमारी बॉडी में चेंज हो रहे हैं वो सभी हमारे ग्रोइंग अप, बड़े होने का एक पार्ट है. ग्रोथ का हमारी बॉडी का एक पार्ट है. ठीक है. चेंजेस दे इंडिकेट दैट यू आर ग्रोइंग अप. You are no longer a child but are on the way to becoming adult. और ये सब चेंजेस यही शो करते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप क्या हो रहे हैं, एक अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं.
I wonder how long this period marked by changes in the body will last. और ये वो जो कह रहा है कि मतलब वो पीरियड कितने समय तक उसकी बॉडी में ये चेंजेस आते रहेंगे. देन पहली थिंग, इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नीदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट. मतलब वो कहती है कि एक ऐसा पीरियड होता है, एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जिस समय आप ना ही बच्चे रहते हैं और ना ही एक अडल्ट, पूरी तरह से एक अडल्ट हैं. आई वॉन्ट वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड हैज़ अ स्पेशल नेम. मुझे लगता है कि ये इसको एक क्या हो सकता है कि इसका कोई एक नाम हो. ठीक है, एक क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल पीरियड है, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड को जब हम ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही हम पूरी तरह से एडल्ट हैं, तो मिडिल पार्ट है ये, तो इसलिए इसको एक स्पेशल नेम दिया गया होगा. ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. सभी को पता है कि ग्रोथ को हम रोक नहीं सकते. अगर हमारे हाथ ग्रो कर रहे हैं, पैर ग्रो कर रहे हैं, तो हम उसको चाहे हमारे हेयर ग्रो कर रहे हैं तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं. इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. और वही पीरियड जब हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं जो हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी लाता है, यानी जब हम मैच्योर हो जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसी पीरियड को हम कहते हैं एडोलेसेंस. एडोलेसेंस बिगिन होता है एट द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स. एडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड है ये आपको नोटिस करना है और ये आपको ध्यान में भी रखना है. पूछा जा सकता है आपसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ये आ सकता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफाइन एडोलेसेंस, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी और उसके साथ साथ आपको ये टाइम पीरियड भी नोट वहाँ पे मेंशन करना होगा कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 11 ईयर्स से स्टार्ट होके 18 to 19 ईयर्स एज तक रहता है. एडोलेसेंस कवर इट. सिंस दिस पीरियड कवर द टीन्स, क्योंकि ये इसमें क्या है, टीनेजर्स आ रहे हैं जैसे 13 to 18 और 19 ईयर्स एज. एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स. और इसको क्या बोला जाता है, एडोलेसेंस पीरियड में जो बच्चे होते हैं उनको टीनेजर्स भी कहा जाता है. इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर दैन द बॉयज़. तो जो मैच्योरिटी लेवल होता है गर्ल्स में एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं. ठीक है, तो ये जो मैच्योरिटी पीरियड है गर्ल्स का वो पहले हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और एडोलेसेंस का पीरियड जो है हर एक इंडिविजुअल का हर एक जो इंडिविजुअल है वो यूनिक है, इसलिए उनका ग्रोथ पीरियड भी अलग हो सकता है, उनका मैच्योरिटी का पीरियड भी अलग हो सकता है. तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, हो सकता है 1-2 साल का डिफरेंस हो. ठीक है. द ह्यूमन बॉडीज अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. जब हम एडोलेसेंस पीरियड में होते हैं तब हमारी बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस हम नोटिस कर सकते हैं. दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी. The most important change which marks puberty is the boys and girls become capable of reproduction. और सबसे बड़ा चेंज यही आता है कि जो बॉय और गर्ल हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं. Puberty ends when an adolescence reaches reproductive maturity. puberty कब ख़त्म होती है, जब ये एडोलेसेंस का पीरियड जो है वो अपने जब ये एडोलेसेंस का पीरियड जो है वो जिसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब पर्सन में आ जाता है, इंडिविजुअल में आ जाता है, तब ये व्हेन पुबर्टी ख़त्म हो जाती है. ठीक है. प्यूबर्टी नेक्स्ट पहली एंड बुझ रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन द बॉयज वर साइन ऑफ एडोलेसेंस. यानी पहली और भुजो कहते हैं कि जो हमारे हाइट में जो एकदम से इंक्रीज आ जाता है, एकदम से हम लंबे दिखने लगते हैं, लंबे हो जाते हैं एक्चुअली, और ये साइन है. या फिर बॉयज़ के लिप्स पे हेयर लाइन का दिखना, ये सब क्या है, एडोलेसेंस पीरियड का ही साइन है. they wanted to know more about other changes at puberty. और वो और भी चेंजेस जो बॉडी में आते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ 7.2 चेंजेस एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के पीरियड में, टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में
हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहला होता है कि इंक्रीज़ इन हाइट। सबसे पहले आपकी हाइट इंक्रीज़ करना शुरू करेगी। पहला चेंज जो आप नोटिस कर सकते हैं वो क्या होगी, आपकी हाइट इंक्रीज़ होने लगेगी। द मोस्ट कंस्पिशियस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज इन द हाइट। एकदम से हाइट बढ़ने लगेगी। एट दिस पीरियड फॉर द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेटेड एंड मे बी मेक अ पर्सन टॉल। तो इस समय क्या होगा कि आपके आर्म्स की जो बोन्स होगी या फिर लेग का जो बोन होगा वो इलोंगेटेड यानी उसकी लेंथ में इंक्रीज आएगा और वो जो पर्सन है वो टॉल दिखने लगेगा। Activity 7.1. The flowing chart gives the average rate of the growth of the height of boys and girls with age. आपको आगे जो चार्ट दिखेगा उसमें देखेंगे कि एज के हिसाब से उनकी किस एज पे कितनी उनकी जो पूरी जो ग्रोथ होनी है उसका कितना परसेंट वो किस एज पे अटेंड कर लेते हैं। गिव परसेंटेज ऑफ द हाइट अ पर्सन हैज़ रीच्ड एट द एज गिवन इन द कॉलम 1। जैसे कि मान लीजिए कि बाय द एज 11 अगर कोई बच्चा कोई बॉय 11 ईयर्स का है तो अपनी हाइट टोटल हाइट जितनी उसकी ग्रो करनी है उसका 81% वो हाइट प्रोबेबल हाइट वो गेन कर चुका है। वाइल जो गर्ल्स है वो 88% अपना फुल बॉडी का हाइट जो है 11 ईयर्स तक ग्रो कर जाती है। तो ऑफ हर फुल हाइट दीज फिगर्स आर दीज ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर में भी इंडिविजुअल वेरिएशन। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है यहाँ पे, इसमें कुछ वेरिएशन भी आपको दिख सकता है। एक ये एवरेज कैलकुलेट करके यहाँ पे बताया हुआ है। यूज़ द टेबल फॉर योर फ्रेंड्स एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी। एंड इस टेबल का इस्तेमाल करके आप ये जान सकते हैं कि आपके दोस्त या फिर आपके फ्रेंड या फिर आपके क्लासमेट कितनी उनकी हाइट हो एक्सपेक्टेड मतलब एस्टिमेटेड हाइट उनकी क्या हो सकती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे 8 ईयर्स की एज तक बॉयज़ का जो है 72% हाइट ग्रो कर जाता है और गर्ल्स का 77%। इसी तरह से आप 9 ईयर 10 ईयर 11 ईयर्स पे देखिए 81% हाइट ग्रो कर जाती है बॉयज़ की और गर्ल्स की 88%। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 15 ईयर्स का होते होते बॉयज़ का 95% हाइट वो गेन कर चुके होते हैं और गर्ल्स जो है 99%। और देन 18 ईयर्स पे जो है बॉयज़ का 100% हाइट अटेन हो जाता है और गर्ल्स का भी 100%। ओके, कैलकुलेट कैसे करते हैं फुल हाइट कि प्रेजेंट हाइट जो है हमारा उसको हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में और उसको नीचे लिखना है क्या, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। मतलब जो चार्ट से हम कितना परसेंट वो ग्रो करेंगे इस एज पे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि 17 ईयर्स का जो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपकी जो 70 अगर मान लीजिए कि आपकी एज आज के डेट में 13 ईयर्स होगी एक्सपेक्टेड, आई होप 13 ईयर ले लेते हैं। तो अगर आपकी हाइट अभी कितनी भी है 500 हो सकती है, 500 सेंटीमीटर मान लीजिए या फिर सॉरी 500 सेंटीमीटर जो भी हाइट है आपकी, मान लीजिए कि आपका हाइट जो है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में मैं क्या बोल रही हूँ, मान लीजिए आपका हाइट 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये सही होगा। तो 150 सेंटीमीटर हम ऊपर लिख देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 13 ईयर्स पे कितनी परसेंटेज होनी चाहिए बॉयज़ का अगर लेते हैं तो 88%। तो 88 को हमें नीचे लिखना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो इस तरह से हम आप जो है फुल हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल से भी समझाया गया कि एक बॉय है जो कि 9 ईयर ओल्ड है और उसका 120 सेंटीमीटर टॉल है वो। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी। तो जब वो उसका ग्रोथ पीरियड यानी जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा तब उसकी फुल हाइट कितनी है एस्टिमेटेड, हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है इसके आसपास कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। तो हम 120 को जो उसकी प्रेजेंट हाइट है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और 9 ईयर्स पे यहाँ पे देखिए कि 9 ईयर्स पे उसका कितना हाइट होना चाहिए बॉय का 75% वो ग्रो करेगा। तो यहाँ पे 75 नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वी कैन कैलकुलेट, वी विल गेट द total height he will attain at the age of 18 years. Okay, now come to the next activity 7.2. यूज़ द डाटा गिवन इन एक्टिविटी 7.1 टू ड्रॉ अ ग्राफ। उस एक्टिविटी का यूज़ करके आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। टेक द एज ऑन द एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस पे आपको एज मेंशन, जैसे 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स एंड सो ऑन, इस तरह से। एंड नेक्स्ट जो वर्टिकल लाइन है, जो वाई एक्सिस है हमारा, उसके ऊपर हम परसेंटेज ऑफ हाइट, जैसे कि मान लीजिए 70%, 75%, 80%, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि 8 ईयर्स पे एक हम ये 75% वाला ले लेते हैं कि 9 ईयर का होते होते उसका 75% हाइट गेन कर लेगा, तो यहाँ पे मार्किंग किया। अब बॉयज़ को हम पिंक लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं और गर्ल्स को हम किससे कर रहे हैं, ब्लू लाइन से कर रहे हैं। तो गर्ल्स जो है अपना कम एज में ही वो अपना अधिकतर परसेंटेज ऑफ हाइट जो है वो गेन कर लेती हैं, ठीक है। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर, जो शुरू में जो है गर्ल्स की हाइट जो है तेज़ी से बढ़ती हैं, ठीक है। बट बाय 18 ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, और 18 तक आते आते वो अपना दोनों जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अपनी हाइट मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन द हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, हर एक पर्सन का जो है हाइट का वेरिएशन अलग अलग हो सकता है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन, प्यूबर्टी पे एकदम से वो ग्रो करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाती है उनकी ग्रोथ। वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, और जो दूसरे हो सकते हैं कि उनके ग्रोथ का पैटर्न ऐसा हो कि वो धीरे धीरे पूरे टाइम पीरियड में ग्रो करते रहें। I am worried, though I have become taller. My face looks much smaller compared to my body. मतलब जब लंबे हो जाते हैं तो क्या फेस कैसा लगता है, छोटा सा लगता है। तो वही पहेली कह रही है कि मुझे तो टेंशन हो रही है, वरी कर रही है ये कि मैं लंबी हो गई हूँ और मेरा फेस एज कम्पेयर टू माई बॉडी छोटा दिख रहा है। देर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, तो यहाँ पे पहेली को वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, जो सारा बॉडी का पार्ट है वो सेम रेट पे ग्रो नहीं करता है। समटाइम्स द आर्म्स एंड द लेग्स एंड और हैंड एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट लुक ओवर साइज्ड, एडोलेसेंट पीरियड में आपके हाथ पैर जो है लंबे लंबे दिखेंगे, ओवर साइज दिखेंगे, एंड आउट ऑफ द प्रोपोर्शन विद द बॉडी के साथ उसका कोई प्रोपोर्शन मैच नहीं कर रहा है। बट सून आफ्टर द अदर पार्ट कैचेस अप एंड रिजल्ट इन द प्रोपोर्शनेट बॉडी, और जब सारे बॉडी पार्ट ग्रो कर जाएंगे तो मतलब फिर आपका बॉडी जो है प्रोपोर्शनेट दिखेगा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ द इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ द अदर सम फैमिली मेम्बर, जो बच्चों की हाइट होती है उनका किसी न किसी फैमिली मेम्बर के आसपास ही हाइट होती है। तो दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड ऑन द जीन्स है इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, इसका मतलब जो हाइट है वो हमारे जीन पे डिपेंड करता है, जो हमारे पेरेंट्स की हाइट पे डिपेंड करता है कि हम कितने लंबे होने वाले हैं। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एडोलेसेंट पीरियड में प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन, एक बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये हेल्प करता है हमारे बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू गेट, ताकि हमारे ये सब बोन्स को, मसल्स को, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को अच्छे से नरिशमेंट मिले और ठीक से वो ग्रो कर पाए। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड मतलब कि किस न्यूट्रिशनल नीड क्या होती है एडोलेसेंट पीरियड में, इस लेसन में हम आगे पढ़ेंगे। चेंजेस इन बॉडी शेप, अब हमारे बॉडी के शेप में भी कुछ कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाता है। हैव यू नोटिस दैट द बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट दैन बॉयज़ इन द जूनियर क्लासेस, जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनके जो शोल्डर और चेस्ट इतने वाइड नहीं होते जितने कि बड़ी क्लासेस के बच्चों का होता है। तो आप ये चेंज जो है नोटिस कर सकते हैं, विजुअली आपको दिख जाएगा। तो दिस इज़ बिकॉज they have entered the age of puberty when shoulders generally broaden as a result of growth। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज में, एक ऐसे प्यूबर्टी पीरियड में चल रहे होते हैं जिस समय जो है शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं ग्रोथ के कारण। इन गर्ल्स द रीजन बिलो देयर वेस्ट बिकम्स वाइडर, और गर्ल्स में क्या चेंज आता है कि उनके वेस्ट के नीचे जो पोर्शन बॉडी रीजन होता है वो वाइडर होने लगता है। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली दैन इन द गर्ल्स, और बॉयज़ में मसल्स की ग्रोथ ज़्यादा देखी जा सकती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। द चेंजेस अकरिंग इन द एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट, चेंजेस जो होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स में एडोलेसेंट पीरियड में वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट चेंज के बारे में पढ़ते हैं। वॉइस चेंज, डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास
क्रैक्स। आपने देखा होगा कि किसी किसी वॉइस की आवाज़ जो होती है बहुत हैवी आ रही होती है ना। एट पुबर्टी जब ऐसा टाइम पीरियड होता है तो वॉइस बॉक्स जो होता है, आवाज़ की जो जहाँ से हमारा वॉइस बाहर आता है, लैरिंक्स बिगिंस टू ग्रो। लैरिंक्स जो है वो ग्रो करना शुरू होता है। वॉइस डेवलप्ड लार्जर वॉइस बॉक्सेस, जो वॉइस की जो वॉइस बॉक्सेस होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। एंड द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द वॉइस कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल एडम्स एप्पल। और आप उस चेंज को, वॉइस में जो चेंज आया वो एक वॉइस बॉक्स के बड़े हो जाने के कारण आया है, जो कि आप देख सकते हैं कि वॉइस के नेक के पोर्शन में आपको कुछ ऐसे बल्ज जैसा दिखेगा, जहाँ से एक पार्ट, थ्रोट का जो पार्ट है, आपको बाहर की तरफ विजिबल होगा। उसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। गर्ल्स में जो हो लारिंक्स हो जाए वो हार्डली विजिबल होता है, बिल्कुल एकदम से, बिल्कुल उनके नेक पे कोई चेंज ऐसा दिखता नहीं है आउटसाइड, बिकॉज इट इज़ स्मॉल, क्योंकि उसका साइज जो है छोटा होता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस। गर्ल्स की जो आवाज़ होती है उनकी पिच जो होती है बहुत हाई होती है, जबकि बॉयज़ की जो है वॉइस होती है वो डीप होती है। इन एडोलेसेंट बॉयज़, जो बॉयज़ होते हैं एडोलेसेंट पीरियड में, समटाइम्स जो उनकी मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब इतने ज़्यादा बढ़ जाता कि उनकी जो वॉइस होती है बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाती है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज। इनकी जो ये जो स्टेज है वो वॉइस की जो स्टेट है वो कुछ दिनों तक रहे या कुछ हफ्तों तक रहे, आफ्टर विच उसके बाद जो वॉइस है वो नॉर्मल हो जाता है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, अगर आपने कहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं एडम्स एप्पल दिखाया गया है, आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबाशियस ग्लैंड्स। अब यहाँ पे ड्यूरिंग पोवर्टी सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबाशियस ग्लैंड्स या फिर ऑयल ग्लैंड्स जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, स्वेटिंग ज़्यादा होने लगेगी। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस। अब बहुत सारे बच्चों को क्या एक्नी और पिंपल्स आ जाते हैं फेस पे एट द टाइम ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड्स इन द स्किन, और स्किन में ग्लैंड के प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, नेक्स्ट डेवलपमेंट जो चेंज आता है वो सेक्स ऑर्गन्स में आता है। लुक अप फिगर 6.1 एंड 6.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शोज सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। आपने लास्ट में भी लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, तो एट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। एट पुबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। पुबर्टी के एज पे जो टेस्टिस और पेनिस का जो डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, और इस समय जो है टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। गर्ल्स में ओवरीज जो है वो इनलार्ज हो जाती है और एग्स जो है वहाँ पे मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग, और फिर जो है ओवरी मैच्योर एग्स रिलीज करना शुरू करती है एट द एज ऑफ पुबर्टी। रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अब यहाँ पे देखेंगे कि मेंटल मैच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी और इमोशनल मैच्योरिटी क्या क्या चेंजेस आते हैं आपके मेंटल लेवल पे, मेंटल हेल्थ पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे उससे पहले हमें ये ऑरेंज बॉक्स देख लेते हैं, इसमें क्या है। अ फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वेट ग्लैंड। अच्छा, कुछ जो ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी से, जैसे स्वेट ग्लैंड जहाँ से हमारा स्वेटिंग निकलता है, स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से। ऑयल ग्लैंड जो फेस पे जैसे ऑयल वगैरह सिक्रेट होता है। एंड स्लाइवरी ग्लैंड जो कि हमारा माउथ्स में जो डाइजेशन में काम आता है, हमारा स्लाइवा जो होता है। रिलीजेज देयर सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स, ये अपना डक्ट्स के थ्रू ये सब सिक्रेट करने लगते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजेज हार्मोन्स, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे होंगे इंडोक्राइन ग्लैंड, जो क्लास 8 के बच्चे हैं, तो उनको ये थोड़ा सा नाम इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इंडोक्राइन ग्लैंड जो रिलीज करती है हार्मोन्स बिल्कुल ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली। सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड डकलेस ग्लैंड, और इसीलिए वो किसी भी डक का इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसीलिए डायरेक्टली वो ब्लड में ही हार्मोन्स को रिलीज कर देती है, इसीलिए इसे बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड को डकलेस ग्लैंड। और ये बात इम्पॉर्टेंटली, मतलब ध्यान से आपको इसको ध्यान में रखना, ठीक है।
अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। एडोलेसेंस इज़ ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन द पर्सन वेज ऑफ थिंकिंग। जब हम इस पीरियड में होते हैं तो बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं। आप आपके घर में भी आपके पेरेंट्स कहते हो कि मेरा बेटा समझदार हो गया, मेरी बेटी समझदार हो गई है ना। काफ़ी आपके थिंकिंग लेवल में चेंज, आप मतलब बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सोच सकते हैं, अदर रिस्पेक्ट में सोच सकते हैं। आप खुद से ध्यान हटा के आप दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। तो पर्सन वे ऑफ थिंक, एडोलेसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट दैन बिफोर एंड ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। अब इस समय क्या हो जाता है कि वो पर्सन जो है एडोलेसेंट पीरियड में जो पर्सन है वो इंडिविजुअल जो है ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है अपने ऊपर। इंडिपेंडेंट का मतलब वो अपनी सारी चीज़ें खुद करने लगता है दैन बिफोर एंड ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। अब उसे अपनी सेल्फ कॉन्शियस, अपने बारे में थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है। ठीक है। हो जाते हैं ना आप लोग भी कॉन्शियस, जैसे कि मान लो फेस पे कोई पिंपल निकल गया तो आप कितने कॉन्शियस हो कि मैं अच्छे अच्छे नहीं लग रहे हैं हम। थोड़ा ऐसा लुक को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन थिंकिंग। और उस समय इंटेलेक्ट भी आपका आपकी जो बुद्धि है वो भी डेवलप होना शुरू होती है, थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होता है। इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। और आप कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीखते हैं उस समय। उस समय जो उस वो जो टाइम पीरियड होता है वो जो है बिल्कुल सीखने के लिए एक अच्छा समय होता है। ब्रेन की जो कैपेसिटी होता है, लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। समटाइम हाउएवर एडोलेसेंस में फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। और उस समय हमारी बॉडी में जो चेंज आ रहा है, हमारी जो बॉडी में चेंज आ रहा है, फिजिकल जो चेंज आ रहा है, और या फिर मेंटल जो चेंज आ रहा है, इंटेलेक्चुअल जो चेंज आ रहा है, उन सबको एक्सेप्ट उसमें एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट एन एडोलेसेंस लर्न यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। लेकिन आपको पता है कि ये होना ही है, दिस इज़ नेचुरल प्रोसेस, आप इसे रोक नहीं सकते हैं, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। सो हमें इसके लिए इनसिक्योर नहीं होना है। जो भी चेंजेस आ रहा है उसको हमें अच्छे से एक्सेप्ट करना है, और कुछ भी इसके बारे में चिंता, हमें वरी नहीं करना है। ठीक है। दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। अब यहाँ पे देख लीजिए आगे क्या लिखा हुआ है कि बिल्कुल ये एक नेचुरल ग्रो करने का एक नेचुरल पार्ट है ये। ठीक है। हमारे डेवलपमेंट का, ग्रोथ का एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज 7.3 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यू हैव लर्न इन चैप्टर 6 दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि टेस्टिस जो है मेल का और ओवरीज जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दे प्रोड्यूसेस जैमेट्स। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? जैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज स्पर्म एंड ओवा। जो मेल जो प्रोड्यूस करता है उसे हम स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल प्रोड्यूस करती है उसको हम ओवा कहते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट पुबर्टी एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर। तो गर्ल्स में क्या चेंजेस आता है? उनके ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होने लगता है, साइज इंक्रीज होता है। एंड बॉयज़ में क्या चेंजेस आता है? उनके फेशियल हेयर आने लगते हैं, दैट इज़ मोस्टाचेस एंड बियर्ड का ग्रोथ होने लगता है। एज दिस फीचर हेल्प इन डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल दैट दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर। और इस तरह से एक लड़का और एक लड़की इस तरह से इंडिविजुअली वो अलग अलग तरह से ग्रो हो रहा है, अलग अलग बॉडी पार्ट में चेंज आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं, इसी को कहते हैं, जो कि एक बॉय और एक गर्ल में डिफ्रेंशिएट ला रहा है या फिर डिफरेंस ला रहा है, इसी से को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर इन ऑन द चेस्ट, ऑन देयर चेस्ट। बॉयज़ के थोड़ा थोड़ा मतलब चेस्ट पे भी हेयर ग्रो होता है। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइज और द प्यूबिक रीजन। और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही क्या आता है? अंडर आर्म्स के जो हेयर ग्रो करते हैं, और प्यूबिक रीजन में भी या फिर थाई रीजन में हेयर ग्रोथ होता है। बोथ बूझो एंड पहेली पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट पोवर्टी। तो क्या ऐसी चीज़ होता है कि पोवर्टी एज तक पहुंचने पे हमारी बॉडी में चेंज शुरू हो जाता है? द चेंजेस विच अकर एट द एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये जो भी चेंज आ रहा है आपकी बॉडी में, जो भी ग्रोथ, हेयर का ग्रोथ आ रहा है, या फिर वॉइस में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो ये सब कंट्रोल किसके द्वारा होता है? हार्मोन्स की वजह से होता है। हार्मोन्स क्या होता है?
हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स, दीज आर सिक्रेशन फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होता है, इंडोक्राइन सिस्टम या फिर इंडोक्राइन सिस्टम से सिक्रेट होता है। मेल हार्मोन्स को क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और जो कि बिगिनस टू रिलीज बाय द टेस्टिस, जो कि टेस्टिस के द्वारा रिलीज किया जाता है जब जो बॉय हैं वो पोवर्टी तक पहुंचते हैं, एट द एज ऑफ पोवर्टी। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न, और ये सब वही चेंजेस लाते हैं जो आपने ऊपर अभी हमने डिस्कस किया, जैसे कि फेशियल हेयर का ग्रो होना। वंस द पोवर्टी इज रीच्ड इन द गर्ल्स में जब पोवर्टी आती है, प्यूबर्टी तक गर्ल्स जब पहुंचती हैं, तो वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू करती है फीमेल हार्मोन्स, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है, विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जिसकी वजह से ब्रेस्ट के साइज में चेंज आता है या फिर ब्रेस्ट डेवलप होता है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और इसी से जो है मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड या फिर जिसे हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेस्ट के अंदर। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड बाय फ्रॉम एन इंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि और ये सब जो हार्मोन्स का जो कंट्रोल है वो एक और हार्मोन सिक्रेट करने वाले ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि हम इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ कि मेल हार्मोन्स का नाम याद रखना है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन्स का नाम याद रखना है एस्ट्रोजन, ठीक है, आपको ये पूछा जा सकता है। और ये ग्लैंड्स का भी नाम याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट टॉपिक इज 7.4 रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। कोई हार्मोन्स का क्या रोल होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने में। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सीधा वो ब्लड स्ट्रीम में ही इंडोक्राइन ग्लैंड जो है अपना हार्मोन रिलीज करता है, इसीलिए उसको डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। टू रीच द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेटेड साइट, जो जहाँ पे उसको पहुँचना होता है, टारगेट साइट जहाँ पे होता है, इसीलिए वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के द्वारा पहुँच जाता है। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स, अब जब टारगेट साइट के वहाँ पे हार्मोन्स पहुँचता है तो वो टारगेट साइट जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। देर आर मैनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं हमारे, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में। द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रेट सेक्स हार्मोन्स, और टेस्टिस और ओवरीज क्या सिक्रेट करते हैं, सेक्स हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर। अभी आपने जाना कि ये जो दोनों जो हार्मोन्स रिलीज़ किए जाते हैं टेस्टिस के द्वारा, जैसे टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज के द्वारा जो एस्ट्रोजन, जो ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। आगे क्या है कि जो सेक्स हार्मोन्स होता है वो अंडर कंट्रोल हार्मोन्स, इसको फ्रॉम कहाँ से कंट्रोल होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल किया जाता है। द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत तरह के अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करता है, उनमें से एक है कि वो विच मेक्स ओवा, जो कि एक ओवा को मैच्योर करता है इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस, और वही जो है टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। Hormones from the pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female, ठीक है। अब बार बार ये नाम आ रहा है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी टारगेट साइट, और फिर वो ब्लड में रिलीज होता है और टारगेट साइट पे जाके पहुंचता है। स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी ऑन सेट ऑफ द प्यूबर्टी, और इसी तरह से टारगेटेड साइट में जो है वहाँ पे चेंज हार्मोन्स की वजह से आता है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन पहेली एंड बोझो हैव नाउ अंडरस्टूड दैट पॉवर्टी मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड। अब इन्होंने समझ लिया कि जो ये पॉवर्टी है वो रिप्रोडक्टिव पीरियड को मार्क करती है व्हेन वन बिकम्स कैपेबल, जब कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाता है या फिर रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। बट दे वॉन्ट टू नो इफ़ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिन कंटिन्यू और एंड सम टाइम, क्या वो जानना चाहते हैं कि जब एक बार हमारा जो जब हम रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं तब इसका कोई फिक्स टाइम होता है या फिर लाइफ टाइम के लिए ये हमें लाइफ टाइम के लिए हम कैपेबल रहते हैं। तो उसके बारे में जान लेते हैं। फेज़ क्या है। 7.5 टॉपिक
रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन द ह्यूमन बींग्स में कब तक हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एडोलेसेंट बिकम capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes। एक एडोलेसेंट पीरियड में एक पर्सन, एक इंडिविजुअल कब कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, जब उनका टेस्टिस से स्पर्म निकलना शुरू होता है और ओवरीज से ओवा या फिर एग रिलीज करना शुरू करता है। द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर द मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स दैन फीमेल। लेकिन अब एक मेल है और एक फीमेल है, तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ईयर है या फिर टाइम पीरियड है वो कम है एज कम्पेयर टू अ मेल। मेल की जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो ज़्यादा लंबे समय तक रहती है या फिर ज़्यादा एज तक उनके पास रहेगी एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो पुबर्टी पे बिगिन होता है, जैसे कि 10 से 12 साल पे शुरू हो जाएगा एंड लास्ट कब करता है, 45 से 50 साल तक। ठीक है, 45 से 50 ईयर्स तक वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल रहती हैं। ओवा बिगिनस टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। ओवा जो है एग जो रिलीज कर रहा है हमारा ओवरी, वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है एट द एज ऑफ पुबर्टी एंड वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन 28 to 30 days। 28 से 30 दिन के बाद जो है ओवरी किसी भी एक ओवरी के द्वारा जो है एक ओवम रिलीज़ किया जाएगा, एक मैच्योर एग रिलीज़ किया जाएगा। इस पीरियड में जो यूट्रस का वॉल होगा वो थिक हो जाएगा सो दैट वो एग को रिसीव कर सके इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड। और जब अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है या फिर बिगिंस टू डेवलप, अगर ये एग जो है उस समय फर्टिलाइज हो जाएगा जब ओवरी ने उसे रिलीज़ किया, तब वो यूट्रस में ही चिपक के कहीं पे स्टिक होके वो डेवलप करना शुरू कर जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है, जो कि प्रेगनेंसी का जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है। इफ़ फर्टिलाइजेशन, अगर मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी मेटिंग नहीं हुआ, स्पर्म ने फर्टिलाइज नहीं किया एग को, तब क्या होगा, द एग रिलीज्ड एग एंड थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विथ इट्स ब्लड वेसल आर शेड ऑफ। यानी जो हमारी यूट्रस का जो वॉल है जो थिक हो गया, उसके साथ जो एग है वो बाहर मतलब वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से है वुमेंस में ब्लीडिंग होता है जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और मेंस्ट्रुएशन जो है वो हर एक 28 या 30 डेज़ के बाद रिपीट होता है। दिस मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट पुबर्टी, और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है पुबर्टी पे शुरू होता है गर्ल्स में एंड इट इज़ टर्म एज मेनार्क। और ये जब फीमेल 45 से 50 ईयर्स तक की एज तक पहुंचती हैं तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, इनका जो पीरियड साइकिल है वो बंद हो जाता है। स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज, और जब यही बंद होता है तो हम इसको क्या नाम देते हैं, इसी टाइम पीरियड को मेनोपॉज कहते हैं, जब फीमेल में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, शुरुआत में हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इतनी कंटिन्यूटी नहीं होती, हो सकता है किसी मंथ में हो और किसी मंथ में ना हो, तो इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर, और कुछ समय के बाद लेकिन आपका ये जो है वो पीरियड साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो रेगुलर हो जाता है। ठीक है, पहली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमेन लास्ट फ्रॉम मेनार्क्स टू मेनोपॉज, और इस टाइम के पीरियड के बीच में ही फीमेल जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल रहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इस कंट्रोल जो होता है ये भी हार्मोन्स की वजह से होता है। साइकिल में इंक्लूड क्या होता है कि इसमें एग मैच्योर होता है, उसके बाद वो रिलीज़ हो जाता है। फिर दूसरा क्या होता है कि हमारे जो यूट्रस की वॉल होती है, यूटेराइन वॉल जो होता है वो थिक हो जाती है एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ़ प्रेगनेंसी, अगर ये प्रेगनेंसी नहीं हुई उस समय तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इन केस ऑफ एग इज़ फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज्ड हो गया है ना, तो इट बिगिंस टू डिवाइड, ये डिवाइड होने लगती है एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 6, और फिर वो एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट में जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ इज़ सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन। कोई भी बेबी जो है उसका सेक्स यानी कि वो क्या बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है। I heard my mother and my aunt talking about my cousin who is going to have a baby.
there they were discussing whether she would have give birth to a boy or a girl. I wonder what make the fertilized egg develop into a boy or girl. तो पहले ये जानना चाहती है कि कैसे पता चलेगा, क्या रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज़ के लिए, क्या रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक बॉय होगा या फिर कोई गर्ल का गर्ल जो एग है वो बॉय बनेगा या फिर कोई गर्ल बनेगी. तो बॉय और गर्ल inside the fertilized egg or zygote, it is instructions for determining the sex of the baby. The instructions is present in the thread like structure called chromosomes. तो वहाँ पे कुछ ऐसा क्रोमोसोम की वजह से हमें क्रोमोसोम्स जो है वो हमें बताते हैं कि वो कोई बॉय होगा या फिर गर्ल होगा. इन द फर्टिलाइज्ड एग क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल. क्रोमोसोम जो है, आप अब ये क्रोमोसोम वर्ड भी जो है अगर आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा. क्रोमोसोम जो है हर एक जीन में प्रेजेंट हो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल. हर एक सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. ऑल ह्यूमन बींग्स हैव जो सभी ह्यूमन बींग्स के 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स का उनके न्यूक्लियाई ऑफ द सेल में. 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स. और उनमें से 2 क्रोमोसोम्स 1 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम उनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड एक्स एंड वाई. उनका क्या है, एक्स और वाई नाम. एंड अ फीमेल हैज़, मान लीजिए कि अगर कोई फीमेल है तो उनका एक्स क्रोमोसोम्स वाइल अ मेल हैज़, जो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स, और मेल में क्या होता है एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है. द जैमेट्स यानी जहाँ पे फ्यूज़न एग और स्पर्म का हो चुका है हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम. और जैमेट के पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है. या तो वो फीमेल होगा या फिर वो मेल का होगा. अगर फीमेल का होगा तो एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन होगा, अगर मेल का होगा तो एक्स वाई का कॉम्बिनेशन होगा. द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैव 1 एक्स क्रोमोसोम. और जो बिना अनफर्टिलाइज्ड, जो कि जैसे कि जो फीमेल का जो एग है वो अनफर्टिलाइज्ड एग है और वो हमेशा कैरी करता है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है. लेकिन जो स्पर्म है वो 2 तरह के होते हैं. वो एक में एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरे में और अदर्स में क्या दूसरी तरह का जो हो सकता है वो वाई क्रोमोसोम का हो सकता है. तो अगर फ्यूज़न जो है एग तो हमेशा एक्स ही रहेगा, है ना, एग हमेशा एक्स रहेगा. लेकिन जो स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करेगा वो एक्स भी हो सकता है और वो वाई भी हो सकता है. अगर एक्स स्पर्म अगर एग को फर्टिलाइज करेगा तो वहाँ पे एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कि तब हमें एक गर्ल मिलेगी. लेकिन अगर वही एग जो है, वही एक्स एग जो है, वो तो एग का तो फिक्स है कि वो एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा. तो एग जो है अगर उसको वाई क्रोमोसोम आके बॉयज़ का स्पर्म जो वाई क्रोमोसोम आके अगर उसको फर्टिलाइज करेगा तब वो क्या कहलाएगा, तब वहाँ पे बॉय का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. तो एक्स क्रोमोसोम्स एंड डेवलप इनटू द स्पर्म कंट्रीब्यूट वाई क्रोमोसोम अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है एग को तो फर्टिलाइजेशन होगा. तो जाइगोट जो डेवलप होगा वो एक मेल चाइल्ड बनेगा. आप इसको यहाँ इमेज से देख सकते हैं. जो एग है, जो फीमेल का जो एग है वो तो हमेशा एक्स रहेगा. लेकिन इसमें जो अगर वाई क्रोमोसोम स्पर्म से अगर वाई क्रोमोसोम आके उसको फर्टिलाइज करेगा तो बॉय बनेगा. अगर स्पर्म का भी एक्स क्रोमोसोम ही आके उसमें फर्टिलाइज करेगा तो एक्स एक्स मिल के गर्ल बनेगी. ठीक है. तो आई होप कि ये क्लियर होगा आपको बिल्कुल. तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमंस में. आप देख सकते हैं बॉय बनने के लिए हमें एक्स वाई की ज़रूरत होगी और गर्ल होने के लिए एक्स एक्स का. ठीक है. नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स of the father determines the sex of an unborn baby. तो इससे क्या पता चला आपको कि जो सेक्स है बच्चे का, जो क्या उसका क्या होगा, बॉय होगा कि गर्ल होगा, फीमेल होगी या फिर मेल होगा, ये हमेशा फादर के स्पर्म के क्रोमोसोम से की वजह से होता है. ठीक है. कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? फादर के स्पर्म से रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है. तो द बिलीफ दैट ये अगर
किसी को आज की डेट में भी हमारे सोसाइटी में गर्ल्स को किसी को लड़की होना या फिर किसी को बेबी गर्ल होना अच्छा नहीं माना जाता, लोग दुखी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें उसमें मदर का कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको किसे सुनना पड़ता है? माँ को सुनना पड़ता है कि माँ को हमेशा सब लोग ताने मारेंगे कि लड़की हुई है, लड़की हुई है, लेकिन उसमें माँ की कोई गलती नहीं होती है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो पूरी तरह से फादर के स्पर्म पे डिपेंड करता है। her baby is completely wrong and to blame her of this is totally unjustified। और इसीलिए किसी भी फीमेल को उनकी बेबी गर्ल होने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना बिल्कुल बिल्कुल भी ये जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे 7.7 हार्मोन्स अदर दैन सेक्स हार्मोन। अब सेक्स हार्मोन्स के अलावा हमारे बॉडी में कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो लुक एट द फिगर 7.3 अगेन एंड द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस। यहाँ पे देखिए 7.3 बोला, 7.3 हाँ, इसको देखिए कि मतलब हार्मोन्स रिलीज हुआ ब्लड स्ट्रीम में और वो टारगेट साइड पे पहुंच गया, वहाँ से वो स्टिमुलेट करता है उस पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं। हाँ, तब जो द हार्मोन सिक्रेटेड जो पिट्यूटरी ग्लैंड में या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हार्मोन सिक्रेट हुआ वो ब्लड के थ्रू टारगेट साइट पे पहुंचेगा और वो टारगेट साइट क्या होगा कि मेल में टेस्टिस को टारगेट करेगा और फीमेल में ओवरीज को, ताकि वो टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स, ताकि वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सके एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर सके या फिर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर सके। You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland। pituitary gland कैसा gland है? endocrine gland है। it is attached to the brain। और ये किससे attached होगा? ये brain से attached है। apart from the pituitary, the testes and ovaries, there are other endocrine glands in the body such as, और भी सारे gland है हमारे body में जिसका नाम है थायराइड, पैनक्रियाज एंड एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इमेज आपके लिए। इसका जो लेबलिंग है वो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, आपको हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहला सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर यहाँ नेक थ्रोट में हमारा क्या होता है? थायराइड ग्लैंड, फिर एड्रेनल ग्लैंड, उसके बाद देखिए स्टमक के पास लीवर के पास पैनक्रियाज एंड यहाँ पे नीचे देखिए हमारा पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल में ओवरी का पोजीशन दिखाया गया और मेल में टेस्टिस का। तो पोजीशन ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। बूझो एंड पहेली हैड वंस विजिटेड देयर आंट, अपनी आंट के पास जाते हैं, हु वाज अ डॉक्टर एंड रिमेंबर दैट अ बॉय नेम्ड काका एंड अ वेरी बिग एंड बल्जिंग थ्रोट। काका, जिसका नाम काका कोई बॉय है जिसका जो थ्रोट है वो बहुत ही ज़्यादा बाहर आ चुका है, ठीक है, बल्ज हो चुका है, बड़ा हो चुका है नेक उसका। तो देयर आंट हैड टोल्ड देम दैट काका वॉज सफरिंग फ्रॉम गोइटर। वो बताती हैं कि उनको क्या है? गोइटर एक डिजीज़ का नाम है जो कि थायराइड ग्लैंड का एक डिजीज़ है गोइटर। तो काकाज थायराइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरॉक्सिन, क्योंकि काका का जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन्स रिलीज़ नहीं कर रहा है, हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, जिसकी वजह से उसको ये गोइटर की डिजीज़ हुई है। देयर आंट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, और उनके अंकल जो हैं डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं बिकॉज जो उनके पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? तो थायराइड ग्लैंड हमारा प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन, और जो पैनक्रियाज है वो सिक्रेट करता है या फिर वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, जो कि सफिशिएंट। बूझो एंड पहेली देन आस्क
देयर आंट अबाउट द एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड के बारे में पूछते हैं, विच आर ऑल्सो नोन इन द विच शोन इन द चार्ट हैंग ऑन द वॉल ऑफ आवर क्लिनिक। द आंट टोल्ड देम दैट एडर्नल ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि हमारे बॉडी में सॉल्ट बैलेंस करता है ब्लड में, ठीक है, करेक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट को बैलेंस करता है ब्लड में। एडर्नल ग्लैंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन्स कॉल्ड एडर्नलिन, ठीक है, एडर्नलिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है एडर्नल ग्लैंड। जो कि हमारे बॉडी में स्ट्रेस को मेंटेन करने में, और वन इज़ वेरी एंग्री, एम्प्रेस्ड और वॉरिड, स्ट्रेस को एडजस्ट करने में हमारी मदद करता है। थायराइड एंड एडर्नल सिक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू इट्स हार्मोन्स। यानी अब ये थायराइड ग्लैंड और कैसे और एडर्नल ग्लैंड कैसे सिक्रेट करेंगे, जब इनको पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या आएगा, ऑर्डर आएगा कि आप क्या करो, अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करो, ठीक है। और जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से भी कैसे थ्रू वो भी हार्मोन्स भेजेगा टारगेटेड साइट पे। तो पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन को भी रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से विच इज़ नॉर्मल फॉर द ग्रोथ ऑफ, जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल है किसी भी पर्सन के नॉर्मल ग्रोथ के लिए। आर देयर हार्मोन्स इन द अदर एनिमल्स ऑल्सो, क्या दूसरे एनिमल्स में भी होते हैं क्या हार्मोन्स? हैव यू एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन? तो नेक्स्ट है टॉपिक हमारा, रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। अब हम यहाँ पे इंसेक्ट और फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। हमने पढ़ा था कल लास्ट चैप्टर में हमने कि किस तरह से फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल होता है। द टैडपोल पासिस थ्रू सर्टेन स्टेज। टैडपोल जो है कुछ स्टेजेस को पार करता है और एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। दिस चेंजेस फ्रॉम द लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड, जो एक लार्वा से बिल्कुल एक एडल्ट बन जाना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो वो क्या हो जाता है, एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है उसके फिजिकल अपीयरेंस में, तो उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो होता है इंसेक्ट में इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। मेटामॉर्फोसिस जो इंसेक्ट में होता है वो इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और फ्रॉग में जो है वो कंट्रोल किया जाता है थायरॉक्सिन से, जो हमारे जो कि हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। और थायरॉक्सिन कैसे प्रोड्यूस होता है, जब प्रेजेंस हम, इसलिए तो हम आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं, तो जिससे कि हमारा जो गॉइटर की जो डिजीज़ है वो हमें नहीं होता, या फिर उससे हम क्योर हो जाते हैं। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए वाटर में क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए। इफ़ द वाटर इन द विच tadpole are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adult। अगर उस वाटर में जिसमें कि फ्रॉग ने एग ले किया है और उसमें टैडपोल ग्रो कर रहे हैं, तो अगर उसमें सफिशिएंट आयोडीन नहीं होगा तो टैडपोल जो है कभी भी एक अडल्ट फ्रॉग में चेंज नहीं हो पाएंगे, वो एक वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। इफ़ द पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट, अगर जो हम लोग अपने फूड में, अपने खाने में प्रॉपर अमाउंट ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयोडीन ना लें, तो क्या होगा, हमें गॉइटर हो सकता है, ठीक है, लैक ऑफ थायरॉक्सिन। तो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैगजीन और फ्रॉम डॉक्टर्स एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट। अब यहाँ पे आपको एक नोट प्रिपेयर करना है, ताकि कैसे हम, मतलब कि जो आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं इसका कंजप्शन हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। यू कैन ऑल्सो लुक फॉर दिस इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट से भी आप हेल्प ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। जितना हो सके अपनी नॉलेज को ग्रो करने की कोशिश करिए। आप अभी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी आप इसके बारे में जान सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च करिए, अपने नॉलेज को हमेशा उसको इन्हेंस करते रहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ 7.9 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज द इंडिविजुअल हेल्थ। जो भी हमारा फिजिकल और मेंटल वेलबींग अच्छा होना होता है वो किसी भी पर्सन का हेल्थ कहलाता है। टू कीप द बॉडी हेल्दी, और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एट एनी स्टेज नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट। अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं।
द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन। ऑब्जर्व पर्सनली हमें अपना हाइजीन भी मेंटेन करना है और एडिक्वेट मतलब हम फिजिकल एक्सरसाइज भी करना है ताकि हमारी बॉडी जो है फिट रहे। ड्यूरिंग एडोलेसेंस के पीरियड में दीज बिकम्स इवन मोर एसेंशियल। एडोलेसन के पीरियड में, ग्रोइंग पीरियड में, और ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने डाइट पे और अपनी हेल्थ पे, हम बॉडी पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान दें। न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलेसेंस। न्यूट्रिशनल नीड क्या होती है एडोलेशन में? एडोलेशन इज़ ए स्टेज ऑफ रैपिड। इस समय हमारी बॉडी जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ और डेवलप कर रही होती है, इसलिए जो डाइट है हमारी, उसके लिए भी हमें बिल्कुल केयरफुल होकर अपनी डाइट को लेना चाहिए। और उस समय हमें एक बैलेंस डाइट को फॉलो करना चाहिए। एक बैलेंस डाइट हमारा होना चाहिए। रिकॉल दैट द बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? ऐसा मील जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स, रफेज और प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, ये सब क्या हो, रिक्विसाइट या फिर एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। इन आवर इंडियन मील जैसे कि रोटी, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, ये क्या एक बैलेंस्ड मील है। मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इट सेल्फ। अगर हम मिल्क कंज्यूम करते हैं तो एक खुद में ही एक पूरा बैलेंस डाइट है वो। ठीक है, एंड मिल्क इज़ बैलेंस्ड फूड इन इट सेल्फ। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड, फ्रूट से हमें मिनरल्स मिलते हैं, वाइटामिन मिलते हैं, नॉरिशमेंट मिलता है। इन्फेंट्स के लिए जो मदर का मिल्क होता है वो उनको सारा नॉरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए तो इन्फेंट्स के लिए मदर का मिल्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आयरन जो है बिल्ड्स ब्लड, एंड आयरन रिच फूड such as leafy vegetable, jaggery, meat, citrus and Indian gooseberry are good for adolescent. Adolescent period में आपकी बॉडी में आयरन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, इसलिए आयरन बिल्ड्स ब्लड। आयरन से क्या बनता है? खून बनता है। ठीक है, इसलिए हमें आयरन रिच फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहिए, जैसे हरी सब्जियाँ, आप स्पिनिच ले सकते हैं, जेगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूस, आंवला खा सकते हैं। इस तरह से आप अपना ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, चेक आइटम्स फॉर द लंच एंड डिनर इन योर मील। और जो अपने लंच और डिनर में अपने क्या क्या है, आप क्या ले रहे हो, उन सब का ध्यान रखना चाहिए। इज़ द मील बैलेंस? अगर आप देख लीजिए कि वो आपका बैलेंस डाइट है या नहीं है। डज इट, क्या इसमें सीरियल्स हैं जो कि आपको एनर्जी दे, या फिर मीट, मिल्क, नट्स और पल्सेस है जिससे कि प्रोटीन मिले आपको। तो उस हर एक जो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ये सब आपका जो फूड है उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ऑल्सो डज इट कंटेन फैट, होना चाहिए शुगर दैट गिव एनर्जी। व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर प्रोटेक्टिव फूड? और हमें पता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, क्योंकि वो हमें डिजीज़ से लड़ने की क्षमता, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसलिए उसको भी हमारे फूड में, हमारे मील में उसको इंक्लूड करना चाहिए। चिप्स एंड पैक्ड टिन्ड स्नैक्स, though very tasty, should never replace regular meal as they do not have adequate nutritional value. बिल्कुल भी पैक्ड फूड को से नो टू पैक फूड और एनी अदर चिप्स पैकेट्स, क्योंकि उसमें बिल्कुल न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं होता है, और ऑन द अदर हैंड ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है, ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। Activity 7.4, make a group with your friends. Write down the items of food in your breakfast, lunch, and dinner you had on a previous day. Identify the items responsible for proper growth. Also identify the junk food that you consume the previous day. ठीक है, तो ये सारा लिस्ट आपको प्रिपेयर करना है कि आपने क्या हेल्दी खाया, क्या अनहेल्दी खाया। नेक्स्ट कम टू टॉपिक एक्टिविटी 7.5, गेट आइडियाज़ फ्रॉम द पिक्चर गिवन इन 7.6 में जो पिक्चर दिया हुआ है उसको देखिए, और एक चार्ट और पोस्टर प्रिपेयर करिए या फिर पेस्ट करिए उनको क्लास में, सो दैट आप अवेयर हों कि आपके एडोलेसेंट एज में क्या क्या डाइट हो सकता है। ठीक है, क्या क्या डाइट को आपको आपके डाइट में क्या इंक्लूड करना है, आप यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ क्रिएटिव आइडिया, ताकि जैसे कि एक एडवर्टाइजमेंट टाइप में कुछ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यू मे इवन ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन। इस टॉपिक पे आप हेल्दी फूड के ऊपर, बैलेंस डाइट के ऊपर, एडोलेसेंट फूड डाइट के ऊपर आप कुछ एक ऐसा कंपटीशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मीट, वेजिटेबल, एग्स, फ्रूट्स, सीरियल्स या फिर ग्रेन्स, न्यूट्रिशंस आइटम्स ऑफ फूड, तो इन सबको आपको अपने मील में इंक्लूड करना है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनल हाइजीन। अब अपनी साफ़ सफाई, अपनी बॉडी की साफ़ सफाई, अपने चारों तरफ कैसे हम हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। तो एवरीबॉडी शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। रोज़ नहाना चाहिए।
इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर बिकॉज इट इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट, क्योंकि टीनेजर्स को तो और रोज़ नहाना चाहिए, क्योंकि उस समय आपका जो स्वेट ग्लैंड है वो आपकी बॉडी को स्मेली बना देता है। सारे बॉडी पार्ट्स शुड बी, हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से वॉश करना है, क्लीन करना है एवरी डे। इफ़ क्लीननेस इज़ नॉट मेंटेन्ड देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आप क्लीननेस मेंटेन नहीं करते हैं, अगर आप साफ़ सफाई मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाता है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर क्लीननेस ड्यूरिंग द एंटायर मेंस्ट्रुअल फ्लो। जब भी गर्ल्स को पीरियड स्टार्ट होता है, पीरियड के समय आपको बिल्कुल साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दे शुड कीप ट्रैक ऑन देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर भी ध्यान देना है कि वो रेगुलर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर प्रॉपर जो ब्लड फ्लो है या नहीं है उसमें। बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। यूज़ सैनिटरी नैपकिन। हमेशा जो है उस समय आपको सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ करना है। क्लीन, अगर होममेड पैड्स का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए वो। चेंज एवरी पैड को हमेशा 4-5 घंटे के इंटरवल में आपको उसको चेंज करना है, ठीक है। अगर हैवी फ्लो है तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि एक पैड सुबह लगा यूज़ कर लिया और उसको मतलब दिन भर आप कैरी कर रहे हैं, तो इस समय वो भी आपके लिए अनहाइजीनिक हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज कैसे रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए, उसके बारे में हम जानते हैं। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन द फ्रेश एयर कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। वॉकिंग करना या फिर खेलना हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है। जितने भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, हाँ, उनको वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करिए, आउटडोर गेम खेलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि बॉक्स में क्या है, मिथ, टैबूज, डूज एंड डोंट्स। यू हैव लर्न हेयर फ्रॉम चैप्टर 6 चैप्टर में आपने क्या साइंटिफिक फैक्ट जो कि रिलेट करता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। एंड देर आर मेनी रॉन्ग नोशन विच यू शुड नो नाउ टू बी एबल टू डिस्कार्ड। जैसे कि एडोलेसेंट पीरियड में जो भी मिथ्स हम जो भी आप मतलब झूठी बातें जो सोसाइटी में फैली हुई हैं उनके बारे में भी आपने इस चैप्टर में कुछ कुछ जाना, ठीक है। और सोसाइटी की मिथ के बारे में भी जाना जो कि आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मिथ और टैबू है रिगार्डिंग द बॉडीली चेंज दैट एडोलेसेंट एक्सपीरियंस, सम ऑफ दीज यहाँ पे दिया गया है कि अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट द बॉय ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। कि अगर एक मिथ दी हुई है सोसाइटी की कि क्या है, झूठ है, कि अगर कोई गर्ल्स को पीरियड्स हो रहा है ना, मेंस्ट्रुएंट साइकिल चल रहा है उसका, अगर वो किसी बॉयज़ को देख भी लेती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल झूठी बातें हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सेकेंड है, मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। और दूसरा ये मिथ है, ये झूठ है कि माँ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसको बेटी हुई है या फिर बेटा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल इसमें मदर का कोई रोल नहीं है, इसमें बिल्कुल फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी कोई गलती नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो तो नेचुरल है कि कौन सा हार्मोन आके उनका वाई क्रोमोसोम आएगा या फिर एक्स क्रोमोसोम आएगा, वो उनके भी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो किसी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराना बिल्कुल गलत है ये। थर्ड इज़ गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब कभी कभी किसी घर में क्या होता है, किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो उनका किचन में एंट्री बंद कर देते हैं, ठीक है। अलग से बेड दे दिया। आपने देखा होगा एक मूवी आई थी पैडमैन करके, उसमें बिल्कुल यही चीज़ दिखाई गई है कि मेंस्ट्रुएशन को कैसा वो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं। उस लेडी को अलग रखा जाता है, उनके कपड़े अलग, और वो क्लोथ्स यूज़ करती थी अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड में, जो कि बिल्कुल हाइजीनिक नहीं था, ठीक है। तो आप वो मूवी से भी सीखने के लिए मिल सकता है, आपको उसको देख सकते हैं। अ गर्ल शुड नॉट अलाउड, ये हो गया। यू मे कम अक्रॉस मैनी अदर मिथ्स एंड टैबूज, डिस्कार्ड देम। अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया, इसके बारे में जान चुके हैं, तो आप कोई भी झूठी बातें अगर सोसाइटी में किसी तरह का टैबू है, किसी तरह का मिथ फैला हुआ है, तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं या फिर उसको नहीं मान सकते हैं, ठीक है। एडोलेसेंस प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जो टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं वो उनको नॉलेज या फिर अवेयरनेस की कमी की वजह से वो क्या हो जाती हैं, कभी कभी प्रेगनेंसी हो जाती है उनकी। तो यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में जो लीगल एज है जो मैरिज की वो 18 ईयर्स है फॉर द गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर द बॉयज़, ठीक है। 18 साल की अगर लड़की होनी चाहिए और 21 ईयर्स का अगर बॉय हो गया तो उनकी शादी हम करा सकते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज टीनेजर मदर आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली, क्योंकि
जो टीनेजर, अगर हम इससे कम एज के बच्चों की शादी करते हैं तो क्या होता है कि वो ना तो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं उस चीज़ के लिए और ना ही फिजिकली, ठीक है, वो मदरहुड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं निभा पाएंगे। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, अगर किसी की शादी हो जाती है इस एज से पहले तो उनमें हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है, मदर में, और चाइल्ड में भी हो सकता है, चाइल्ड में भी उसका असर हो। इट ऑल्सो कर्टेल्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग वुमेन, और ये उसके काम करने का जो एज होता है, जो यहाँ पे इतना प्रोडक्टिव जो एज पीरियड होता है, मान लीजिए 18 साल की लड़की हुई तो उसने उस समय एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होगा, ट्वेल्थ कर लिया होगा, और जस्ट 12th के बाद अगर उसकी शादी हो जाती है तो अपने करियर को तो टाइम ही नहीं दे पाएगी, ठीक है, वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बच्चों में बिजी हो जाएगी, तो उसका जो एम्प्लॉयमेंट करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो उसको वो प्रिवेल नहीं कर पाएगी, ठीक है, उसको वो नहीं यूज़ कर पाएगी। इट कॉजेस, और इस तरह से मे कॉज मेंटल एगोनी एज शी इज़ नॉट रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर, और हो सकता है वो डिप्रेशन में चली जाए, क्योंकि मदर बनने के बाद उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा संभालना, घर का काम करना और बाकी लोगों फैमिली की केयर करना, तो बहुत सारा जो है मेंटल प्रेशर उसके माइंड पे आ जाएगा और वो मेंटली भी इल हो सकती है, ठीक है। तो एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही हमें इस चीज़ को हमें इसको समझना है कि हमें कभी भी ऐसी ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 7.6 एक्टिविटी, कलेक्ट डाटा ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास हु एक्सरसाइज, कौन से बच्चे आपकी क्लास में रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका चार्ट बनाइए, वह उनके नाम लिखिए, जो नहीं करते हैं उनका एक अलग कॉलम बनाइए। आप नोटिस करिए कि फिटनेस के डिफरेंस में कि जो बच्चे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, खेलते कूदते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है एज़ कम्पेयर टू दो जो कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज से नो टू ड्रग्स। एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे बॉडी एक्टिविटी इन द बॉडी एंड द माइंड विच इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। एडोलेसेंस जो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे ऐसा एडोलेशन इज़ अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी, ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, बॉडी ज़्यादा एफिशिएंट होती है काम करने के लिए। सो डू नॉट फील कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर, लेकिन उस समय हमें कन्फ्यूज़न और कोई भी किसी भी तरह का इनसिक्योरिटी हमारे माइंड में नहीं लाना चाहिए। इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स, अगर आपको ऐसा कोई कहता है कि आप इन सब चीज़ें, ये सब चेंजेस जो अब आपकी बॉडी में आ रहा है उसको किसी ड्रग के द्वारा ठीक किया जा सकता है, आपको आराम मिल सकता है, या फिर आप अब ये चेंजेस नहीं होगा तो उसको नो कहना है। क्या कहना है? जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जब तक कि आपको डॉक्टर ना प्रिस्क्राइब करते कुछ भी तब तक आपको किसी से भी एडवाइस नहीं लेना है। ड्रग्स आर एडिक्टिव, ड्रग्स जो होता है वो क्या है? एडिक्टिव है, वो आपको उसकी आपको आदत हो सकती है। इफ़ यू टेक देम, अगर आपने उसको एक बार ले लिया और आपको लगा कि उसको दोबारा लेना, ठीक है, तो वो हम आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है लंबे समय के बाद, ये आपकी हेल्थ को भी ख़राब करेगा और आपकी खुशियों को भी ख़राब कर देगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स, आपने एड्स के बारे में सुना होगा, जो कि एक डेंजरस वायरस HIV के द्वारा होता है। ये वायरस जो है पास हो जाता है एक नॉर्मल आदमी से, एक नॉर्मल आदमी में एक इन्फेक्टेड आदमी के द्वारा, ठीक है, एक अगर इन्फेक्टेड पर्सन जो है से ये एक नॉर्मल पर्सन में ये स्प्रेड हो जाता है बाय इंजेक्टिंग, सिरिंज का यूज़ करते हैं। अगर हमने मान लीजिए कि हम कहीं हॉस्पिटल में गए या फिर क्लिनिक पे गए, वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन गया हमसे पहले जो कि जिसको कि एड्स है, और वो उसने वहाँ पे एक कोई इंजेक्शन लिया उसने, ठीक है, वही सिरिंज जो है मेडिकल वाले ने रख के किसी हेल्दी आदमी में उसी सिरिंज से जो है कोई दूसरा इंजेक्शन लगा दिया, तो ठीक है, तो इसको जो एड्स जिसको था, अब वो जो एड्स है उस नेक्स्ट हेल्दी बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू द हर मिल्क, अगर किसी मदर को एड्स है, अब वो जब बेबी को बर्थ देती है तो और वो बच्चा जब अपनी माँ का दूध पिएगा तो उस बच्चे में भी एड्स का वायरस चला जाएगा, ठीक है, तो वो बच्चा भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। फिर द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV, और एक अगर कोई पर्सन को HIV है, अगर वो किसी हेल्दी पर्सन के साथ सेक्सुअल
इंटीमेसी करता है, तो उस समय जो है उससे भी उसकी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एड्स वायरस का ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यहाँ पे एड्स के बारे में दिया हुआ है टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक्सप्लेन करिए एड्स को कैसे कैसे वो कैसे स्प्रेड होता है एक हेल्दी बॉडी से एक इन्फेक्टेड बॉडी से एक हेल्दी बॉडी में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से 3-4 पॉइंट दिया हुआ है, जिसको आप अच्छे से पढ़ लेना। Now come to the keywords. Adam's apple, adolescence, adrenaline, balanced diet, endocrine gland, estrogen, hormones, insulin, larynx, pituitary gland, puberty, health, reproductive health, secondary sexual characters, sex chromosomes, target site, testosterone, thyroxine, voice box. Come to the summary. ह्यूमन बिकेम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर प्यूबर्टी सेट इन। ठीक है, जब ह्यूमन कब रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं, जब वो प्यूबर्टी पीरियड में आते हैं। बच्चे जो हैं 11 से 19 ईयर्स तक के बच्चों को एडोलेसेंट या फिर टीनेजर्स कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा। ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ। अब जब प्यूबर्टी आती है तब उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंज आएगा, हेयर ग्रोथ होगा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, बॉयज़ में फेशियल हेयर आएंगे। ठीक है, बॉयज़ का जो होगा वॉइस चेंज होगा, है ना, इनलार्ज हो जाएगा वॉइस बॉक्स। चिल्ड्रन गेन हाइट में चेंज आएगा, हाइट बढ़ेगी। प्यूबर्टी और मैच्योरिटी के समय रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा कंट्रोल हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। हार्मोन्स सिक्रेशन, बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में, जिससे कि हार्मोन्स रिलीज होता है फॉर देम, जो कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हार्मोन्स रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है और अदर हार्मोन्स भी रिलीज करता है, जो कि अदर ग्लैंड्स को उनके हार्मोन्स रिलीज करने के लिए ऑर्डर देता है, जैसे टेस्टिस, ओवरीज, थायराइड, एड्रेनल, ये सारे सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स। पैनक्रियाज सिक्रेट करता है इंसुलिन, थायराइड प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन हार्मोन्स और एड्रेनल प्रोड्यूसर एड्रेनालाइन हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल हार्मोन्स होता है और एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। द यूटेराइन वॉल फीमेल का जो प्रिपेयर करता है अपने आप को टू रिसीव डेवलपिंग फर्टिलाइज्ड एग को डेवलप करने के लिए। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो थिक लाइनिंग होगी यूटेरिन का वो वॉल जो है वो ब्रेक होना शुरू होगा और बॉडी से बाहर आ जाएगा अलोंग विद द ब्लड। ठीक है, इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं फीमेल में। सेक्स जो होता है अनबॉर्न बेबी का, वो जाइगोट के XX, अगर XX है तो वो फीमेल होगी, या फिर XY क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पे मेल चाइल्ड होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट, हमें एडोलेसेंट पीरियड में एक बैलेंस डाइट लेना और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्यूरी हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा। अगर किसी भी तरह की नीड है, आप कुछ और चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझाऊं फिर से, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करिएगा। मैं आपके इंटरेस्ट को ध्यान में रखूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।